एसी की हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के बारे में। बंगाल जो कि मुगल एम्पायर में जब हमने ये देखा था कि भाई जब एम्परर थोड़े से वीक होने लगे थे, वीक इन द सेंस कि जब उनका ध्यान राजपाट से, अपनी प्रजा से, आप देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से या कैसे राजकीय अवस्था चलाई जाती है, मेंटेन की जाती है, उससे हटकर अपनी पर्सनल लाइफ में ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने वाला जब उनका माइंडसेट बना, जब उनका ऐसा माहौल हुआ जब वहाँ पे इंडिया में, तब उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे, जो आप कह लीजिए कि काबिल मिनिस्टर्स थे या काबिल उनके अफसर थे, उन्होंने उनमें से कुछ ने ये सोचा कि हम क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठा के, क्योंकि अब जो एम्परर है, जो मुगल बादशाह है, वो तो ज़्यादा अपना, उनका तो कंट्रोल अपने सबॉर्डिनेट्स पे अब थोड़ा सा कम ही हो रहा है, उनका तो ध्यान ही नहीं जा रहा। तो हम क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठा के अपना इंडिपेंडेंट एक छोटी छोटी स्टेट हम, या अपना इंडिपेंडेंट एक कंट्रोल किसी एरिया में बना के रखें। हम इसी माइंडसेट से हमने देखा हैदराबाद में इंडिपेंडेंट रूल हुआ, हमने देखा अवध में भी यही हुआ। आज हम करने जा रहे हैं बंगाल की बात। बंगाल में तीन बड़े इंपॉर्टेंट नवाब थे। हालांकि जो उसके पहले और आप कह लीजिए आखिरी वो नवाब जिसको मुगल एम्परर ने खुद अपॉइंट किया था, वो मुर्शीद कुली खान साहब थे। मुर्शीद कुली खान ना सिर्फ उन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाया, अब 1717 में आप कह सकते हैं कि देखिए, ये ऑफिशियली आप बात करें तो ये तब यहाँ के गवर्नर या नाजिम बने। ठीक है, नाजिम जो होता है ना, नाजिम का मतलब होता है गवर्नर। नाजिम ये तब बने ऑफिशियली, लेकिन उससे पहले ये बंगाल के दीवान भी रह चुके थे। दीवान का मतलब होता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, कि जहां से एक पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर स्टेट से जो इनकम आती है, वो उस इनकम का जो डिपार्टमेंट था वो मुर्शीद कुली खान के पास ही था। और ये इतने काबिल, आप कह लीजिए कि इनके अंडर इतने बढ़िया तरीके से रेवेन्यू निकल के आता था बंगाल से, कि इनको धीरे धीरे अल्टीमेटली इनको वहां पे मतलब बड़ा ही इनका मतलब इनको काफी टाइम तक इनको वहां का दीवान बनाया रखा था। उसके बाद 1717 में फाइनली ये गवर्नर बने, और ये एक ऐसे गवर्नर बने या ऐसे नाजिम बने जिसके पास दीवानी हक भी थे, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी पूरा कंट्रोल था। तो इनके पास पावर आ गई काफी। इन्होंने ऑफिशियली तो मुगल एम्परर के साथ वो जो ताल्लुक थे वो नहीं तोड़े। ठीक है, और सालाना जो मुगल सल्तनत को, जो दिल्ली जो कैपिटल इन्होंने ट्रिब्यूट देना होता था, वो भेजते रहे। लेकिन उन्होंने काफी सारे ऐसे फैसले लिए बंगाल में जो एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे लिए जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इनकी रेवेन्यू कलेक्शन, अच्छा ये हम कहते हैं कि इन्होंने वहां से आय जो होती थी, रेवेन्यू जो होते थे, इनकम जो होती थी बंगाल की, वो सबसे बढ़िया एफिशिएंटली होता था, कलेक्ट करते थे। और उसमें होता क्या था, देखिए बंगाल की जमीन जो थी वो थी बड़ी उपजाऊ, और बंगाल में जो ट्रेड होता था वो भी काफी होता था, काफी अच्छा होता था। वहां की उपजाऊ जमीन है, कमर्शियल क्रॉप भी अच्छा उग रहा है, अनाज भी आ रहा है, तो वहां पे खरीद फरोख्त अनाज। ठीक है, अब कौन सी जमीन जो है वो कितना अच्छी उपजाऊ जमीन है, उससे कितना हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, ये पता लगा के फिर उसकी इनकम फिक्स करके फिर वहां से मतलब टाइम पे वो पैसा कलेक्ट करना, इसमें जो है मुर्शीद कुली खान साहब ने अपनी बड़ी मतलब बड़े अच्छे से ये काम किया था, इससे बड़े खुश थे मुगल बादशाह। और इतना एफिशिएंटली किया था कि मतलब जब कहते हैं ना कि जब बहुत जरूरत होती है पैसे की, तो बंगाल वाज द ओनली प्रोविंस जहां से आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा रुपया जाता था सेंटर में। ठीक है, अब बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मुर्शीद कुली खान के अंडर ये हुआ था, एक तो रेवेन्यू फार्मिंग। रेवेन्यू फार्मिंग शायद हमने पहले मैंने अपनी वीडियोस में ही बताई हुई है। रेवेन्यू फार्मिंग में इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा कि भैया ये है जमीन, अब इसमें से तुम मुझे कौन सा जो है बंदा, ए बी और सी आप सब फर्ज कर लीजिए, कौन सा है जो मुझे सबसे मतलब प्रॉमिस करता है कि मैं सबसे बढ़िया इनकम निकाल के दूंगा। अब ए कहता है 5 लाख, बी कहता है 10 लाख, सी कहता है 20 लाख। तो अब इसमें से अब तीन लोग जो हैं वो कह रहे हैं हम इसमें से ये इनकम निकाल के देंगे, तो मुर्शीद कुली खां क्या करेगा, इस जमीन के टुकड़े से रेवेन्यू असेस करने का जो हक है वो सी को दे देगा। ये हो गई रेवेन्यू फार्मिंग। हालांकि इसकी वजह से जो फार्मर्स हुआ करते थे, उनको थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा ऑप्रेस्ड फील करते थे, थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर आता था।
फिर ये जो जमींदार के रिवोल्ट हमने काफी पढ़े हैं ना, इसको कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा तरीका था। भाई जो जमींदार तो काबिल नहीं है, बात नहीं मान रहे, आप कह रहे हो तंग कर रहे हैं, उनको जमींदारी उनकी या तो श्रिंक कर दी, या उनके ऊपर बड़ा जमींदार बिठा दिया, या उनको जमींदारी से हटा के अपने फेवरेट्स जो है वो जमींदारी उनको दे दी। ठीक है, अपने जो जानकार, अपने जो लॉयल फ्रेंड्स थे, भरोसेमंद उनके सबॉर्डिनेट्स थे या भरोसेमंद लोग थे, उनको अच्छी अच्छी पोजीशन पे बिठा दिया, हायर पोस्ट दे दी। अब ये जो काम जो इन्होंने सारे किए, ये मुगल एम्परर की जनरली उनकी सहमति से होते थे, पर ये मुर्शीद कुली खान साहब ने अपने आप करना शुरू किया। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं एक वो था कि एक मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कितना इंडिपेंडेंटली ये बंगाल को चला रहे हैं। लेकिन सालाना जो आपने पैसा भेज रहा है वो सेंटर को जा रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी ब्रेक नहीं दिया, इन्होंने अपनी तरफ से मान के रखा कि नहीं, एम्पर को हम अभी भी एम्पर ही मानते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट रूल इनका शुरू हो चुका है। अब जमींदारी यहाँ पे हो गई कंट्रोल। अब राइज ऑफ पावरफुल जमींदार, क्योंकि अपने जो जानकार और जो बहुत बढ़िया तरीके से आपको इनकम जनरेट करके जमीन से देते हैं, टाइम पे पैसा आपको आपको दे रहे हैं, टाइम से सारे काम हो रहे हैं, कुछ उन लोगों को इन्होंने जमींदारी दे दी अच्छी खासी। एक जिनके पास पहले 5 गांव थे, अगर अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं तो उनको 10 गांव दे दिए। तो उस दौरान राइज ऑफ पावरफुल जमींदार भी थे। कुछ जमींदार जो थे वो बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल भी इसी वजह से बन गए थे, क्योंकि उन्होंने मुर्शीद कुली खान साहब का उनके नजर में बहुत बढ़िया काम किया था, टाइम पे सारा और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कराया था, पैसा जनरेट करके टाइम पे दे दिया था। बहुत सी अच्छा, एक जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था हमने मुगल सिस्टम में पढ़ा था, भाई जागीरदारी सिस्टम है। जागीरें जो ऐसे दे दिया करती थी कि भाई सैलरी के नाम पे हमने आपको जागीर दे दी और वहां से अपनी सैलरी के हिसाब से पैसा आप अपने पास रखो, एक वो सिस्टम हुआ करता था। मुर्शीद कुली खान साहब ने क्या किया, जितनी भी जागीर होती थी, देते तो वो एम्पर की तरफ से आती थी। बंगाल में इन्होंने क्या किया, जो जागीर थी ना उनका काफी सारा हिस्सा हटा के फिर से खालिसा लैंड, खालिसा होता है बेसिकली स्टेट लैंड, ठीक है, खालिसा का मतलब होता है स्टेट लैंड में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मतलब ये होता है कि जागीर का पैसा जाएगा जागीरदार के पास, यानी कि वो उस एक आदमी के पास जाएगा। अगर आपने जागीरदारी से काफी सारी लैंड को खालिसा में कन्वर्ट कर दिया है तो वो एक स्टेट लैंड हो गई, जिसका पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो एक इन्होंने ये अच्छा काम किया। हाँ, दूसरी बात ये इन्होंने एक अच्छी की कि जैसे किसान है, उसको कई बार फसल अच्छी नहीं हुई, कुछ हुआ तो मतलब नुकसान ना हो, परेशानी कम हो, एग्रीकल्चरल लोन्स की भी इन्होंने थोड़ी सी आप एक फैसिलिटी मुहैया कराई थी, वो भी उन्होंने की थी। अब एक चीज और थी, इस दौरान क्या होता था, बड़े एक आप जगत सेठ पढ़ेंगे, जब हम सिराजुद्दौला की बात करेंगे ना तब हम जगत सेठ के बारे में पढ़ेंगे। इस दौरान क्योंकि बंगाल में बड़ा बढ़िया व्यापार चलता था और यूरोप में बड़ी बढ़िया मार्केट थी इंडियन प्रोडक्ट्स की, और बंगाल से भी काफी सामान जाया करता था, तो बड़ी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी इस दौरान मर्चेंट्स और बैंकर्स की। मर्चेंट्स और बैंकर्स का मतलब देखो, जब भी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगी, ट्रेड होगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगी, वहां पे पैसे का लेन देन जो होगा वो बहुत अच्छे से चलेगा, वहां इन लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, वहां इनकी बड़ी पकड़ होगी, वहां इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी और बड़ी पावरफुल पोस्ट पे ये बैठेंगे। ठीक है, तो एक ये चीजें अब होने लगी थी बंगाल में। और आप यहाँ देखना कि ये सारी इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, एम्परर की बात कह लीजिए, यहाँ पे कंट्रोल बहुत कम दिखाई देता है। अब मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन आए, उनके दामाद थे ये, उन्होंने अब चलिए ये जो फैक्ट्स हैं ये तो आप करेंगे अपने मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अलीवर्दी खान आए, ठीक है, अलीवर्दी खान ने शुजाउद्दीन के बेटे को हटाकर एक तरीके से खुद वो नवाब बने थे, और यहां से शुरू होता है वर्चुअल ब्रेक विद मुगल, यानी कि अब जो आपका जो इनकम बंगाल से उठकर दिल्ली जा रही थी, कैपिटल में जा रही थी, अब वो रोक दी गई, अब तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट। ठीक है, वैसे तो ये बंगाल के नवाब जो थे, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान के बाद जो एक बड़े मतलब कैसे पावरफुल आए जो नवाब आए, जिनके दौरान बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर हुआ था, वो थे सिराजुद्दौला। वैसे तो ये 3 जो नवाब थे वो बड़े पावरफुल थे, बट किसी वजह से कुछ अंदरूनी आप कह सकते हैं फ्लॉज की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन में आप कह रहे करप्शन की वजह से, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इन नवाबों ने इग्नोर किए, इनसे इग्नोर हो गए, ठीक है,
उस वजह से बंगाल जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया। ठीक है, लेकिन लेकिन जब तक ये लोग थे इन्होंने बंगाल को बड़े अच्छे से मेंटेन किया, बहुत इसको मतलब बड़ा अच्छा इनका ट्रेड वगैरह सारे स्फेयर इनके चलते रहे और ये इंडिपेंडेंट बना। अभी ये मुगलों से हटा है ना, अभी ये मुगल एम्पायर से मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट हुआ है, मुगल एम्पायर की आप कह सकते हैं पहुंच से कंट्रोल से अलग हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आता है। ठीक है, अब इन तीनों नवाबों से ऐसी क्या पर्टिकुलर फैक्टर्स क्या है वो जो चीजें इनसे इग्नोर हो गई जिसकी वजह से बंगाल वीक आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें इतनी कमियां आ गई। पहली चीज तो ये हुई कि भाई आपके यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बनी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्मी ये मेंटेन नहीं रख पाए, इन्होंने नहीं ध्यान दिया। दूसरा, काफी करप्शन हो रही थी यहाँ पे अमंग देयर ऑफिशियल्स, मतलब हिंदुस्तानी जो देखो होता क्या था, जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कुछ व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ कंसेशंस उनको मिले हैं मुगल एम्परर से। अब वो कंसेशन वो यूज तो कर रहे हैं पर उसको मैनिपुलेट भी करते हैं, मैनिपुलेट करने में वो एक तरीके से धोखाधड़ी करते हैं, कुछ करते हैं। अब वो जो करप्शन आती है, कई बार इंडियन मर्चेंट्स को या इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करते थे, तो वो जो ब्राइबरी हुई, वो जो करप्शन आने लगी अपने इंडियन सिस्टम में, उस पर चेक रखने में, उसको कंट्रोल करने में बंगाल के नवाब जो है वो फेल हुए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है, इन लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई यूरोप में, आप तो इंडिया में अपने एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में, एक माहौल में, एक कल्चर में पले बड़े हैं, आप वहां का कल्चर जानते हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, वहां का माइंडसेट जानते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाए कि ब्रिटिशर्स ही हैं या ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो बाकी एरियाज में जाके, बाकी कंट्रीज में जाके उनको कैसे कैसे मतलब एक्सप्लॉयट कर रही है व्यापार के नाम पे। ठीक है, व्यापार के नाम पे बाकी इलाके कैसे कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो इंडिया में नहीं पता चल पा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि दे लैक्ड कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी ये बाकी जगह किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है बाकी कंट्रीज को। ठीक है, इन्होंने ये अच्छा अगली बात ये इन्होंने ये बिल्कुल चेक नहीं किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो ऑफिसर्स हैं ये इनफैक्ट अपनी आर्मी अब यूज करने लग गए हैं अगर इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होती। अब इनको बंगाल के नवाब को शुरू से ये लगता था कि ये तो सिर्फ एक कंपनी है, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी है। ये नहीं देख पाए कि इनका एग्रेसिव नेचर जो है, जितने एग्रेशन के साथ, जितनी आप कह लीजिए इनकी जितनी इच्छा है कि मतलब और पैसा और पैसा और पैसा, प्रॉफिट मोटिव इनका इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके लिए ये किसी भी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का दूसरी कंट्री में का कोई मायने नहीं रखेगा। एक बार आप वीक हुए कि आपको कंट्रोल भी कर सकती हैं, आपका एरिया भी वो कंट्रोल में कर सकती हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिन्हें बंगाल के नवाब नहीं देख पाए, समझ नहीं पाए, करप्शन भी नहीं कंट्रोल कर पाए। अगर ये चीजें हो जाती तो शायद बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ प्लासी होता ही नहीं। इंडिया काफी हद तक उसके बाद बेबस हुआ सा नजर आता है। तो यहां तक तो हमने खैर यही पढ़ना था इस वीडियो में कि हम बंगाल कैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो ये वीडियो में फिलहाल यही खत्म करती हूँ।